नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। आज डे 2 है साइंस के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस का हम लोग क्या कर रहे हैं, आसान ही भाषा में पूरा साइंस को क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पर बढ़ रहे हैं आगे और करेंगे भी। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद यह एहसास हो गया होगा कि कितना आसान और सिंपल भाषा में हम लोग सीख रहे हैं। चैप्टर है हमारा पहला, मैटर, इसका नाम है, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, सब्सटेंस भी इसी को कहा जाता है। आज डे 2 है और डे 1 में हम लोगों ने सीखा था, जी हाँ, डे 1 में हम लोगों ने सीखा था बहुत तरह की बातें मैटर से रिलेटेड। ठीक है, थ्योरी चल रहा है अभी, एमसीक्यू जिसके बाद आएंगे। ये वीडियो नंबर फर्स्ट था। ठीक है, तो चैनल पे है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साधारण सिंपल भाषा में। आप सबसे पहला लाइन में यह समझा दूं, सबसे ऊपर क्या लिखा है इसे देखिए, मिशन सरकारी नौकरी। जी हाँ, एक ऐसा क्रैश कोर्स चला रहे जो सरकारी नौकरी के लिए 4 चांद लगाएगी। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको इसको समझने का प्रयत्न करना है साधारण भाषा में। बढ़िया से आपको सारी बातें समझ में आएगी। आपके चैनल जो है, जो आप देख रहे हैं अभी, इसका नाम है directstudy.com। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पर आता हूं। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और मैं आज से नहीं, 2009 से टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं तकरीबन 14 से 15 साल हो चुके हैं मुझे। और आज सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ और बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का क्लास भी करा रहा हूँ। और आज से नहीं, इसमें भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो मैं जनरल कंपटीशन 2020 से पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं उससे पहले बहुत सालों तक मैं बहुत सारे स्टूडेंट को 12th का और 10th का पढ़ाया हूँ। तो अच्छा खासा 14-15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैं बता दूँ आपको कि हमारा इंस्टीट्यूट चलता है ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाया करते हैं। बट ऑफलाइन वाले अभी बंद है क्योंकि मुझे जॉब हो गई है, तो ऑफलाइन में कोई टीचर नहीं है क्लास चलाने के लिए, ऑफलाइन वाले इसीलिए अभी बंद है। सारे बैच अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही गवर्नमेंट जॉब हुई है। हमारे यहाँ पर के बहुत सारे बच्चे एसएससी में, रेलवे में, बीपीएससी टीचर बने हैं बहुत सारे, बहुत सारे। मैं संख्या नहीं है, बहुत सारे मैं कर रहा हूँ। और सीटेट बहुत सारे बच्चों ने आज तक हमारे यहाँ निकाला है। जैसे बीएड के एंट्रेंस हो गए, डीएलएड के एंट्रेंस हो गए, इसमें बहुत बच्चे ने निकाले हैं हमारे यहाँ से। यानी अगर इस तरीका की बात करें तो 100+ स्टूडेंट है जो आज कहीं ना कहीं अच्छे जगहों पे सिलेक्ट है। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं भी बीएड कर रखा हूँ बीएससी कर रखा हूं, तो मेरे पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कैसे गवर्नमेंट जॉब निकाला जाता है खुद भी निकाला हूं, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं। वही कंटेंट ला के देता हूं ताकि आपको आसानी से आप समझ सकते हैं। चैनल पे कई सीरीज चल रहे हैं, जैसे कि इसे देख सकते हैं। यह एक सीरीज अभी चल रही है जिसमें हम पूरा कंप्लीट जीएस पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, पूरा जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है। यह सीरीज भी आप चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किरण के किताब का जो जीएस है, पूरा का पूरा ये किताब 6300+ क्वेश्चन का ये जीएस का किताब है। सोचिए, इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। 7-8 वीडियो आ चुके हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। एक एक वीडियो में अप्रोक्सली एक चैप्टर रहते हैं। पहले शुरू में थोड़ा सा 2-3 वीडियो में एक चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन एक ही चैप्टर में एक वीडियो, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट एक वीडियो में कर रहे हैं, वन शॉट में। इस बुक के एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो ये भी चैनल पे प्ले लिस्ट है, जाकर देखिए और जीएस को अपना एकदम स्ट्रांग करिए। इसके अलावा जो अभी चल रहा है सीरीज, उसे आप देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का सीरीज है जो दोस्त चल रहा है। इसमें हम लोग आसानी भाषा में, सिंपल शब्दों में, इस बुक को, ये ब्रह्मास्त्र किताब है जो फार्मूला का किताब है, जिसमें फार्मूला और एग्जाम्पल दोनों दिए गए हैं साथ में। सीजीएल लेवल तक का है, देख लीजिए यहाँ पे क्या कौन कौन एग्जाम में आ सकते हैं। विश्वास करिए, उसके हम लोग कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ इसमें हो चुके हैं और नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट हुए हैं, डे 3 है, आप जाके देख सकते हैं। ये भी वही है, मिशन सरकारी नौकरी जब कहे हैं तो ये जितने भी जीएस का सेक्शन हो गए, साइंस के सेक्शन हो गए, मैथ्स के सेक्शन हो गए, पूरे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, उस पर देख के मतलब आगे इन वीडियो को देख सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। जी हाँ, अगर आप गर्म कर दे या ठंडा कर दे तो क्या उसमें चेंजिंग आएगा? तो जी हाँ, आएगा। कौन सा चेंजिंग आएगा, आइए उसे समझते हैं।
सबसे पहले देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था होते हैं, कोई एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तापों में, टेम्परेचर में होने वाले परिवर्तन कारण होता है। यह परिवर्तन निम्न तरह से है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा कि ये कैसे हम लोग करें। ठोस को यदि गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। द्रव को गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में आ जाएगा। उसी तरह गैस अवस्था को ठंडा करेंगे तो द्रव आएगा, और द्रव को और ज़्यादा ठंडा करेंगे ठोस में बदल जाएगा। तो बहुत आसान है ये, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्म करने का अर्थ है, गर्म, एक सेकेंड थोड़ा सा दे दीजिए टाइम, थोड़ा क्लिक हो गया। ये सारी बात ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, आ जाइए। कह रहा है कि गर्म करने का अर्थ है पदार्थ की ऊष्मा प्रदान करना तथा ठंडा करने का मतलब उसमें से ऊष्मा यानी ऊर्जा को बाहर निकाल लेना, कम कर देना। पदार्थ को गर्म करने से अपेक्षा ठंडा करना ज़्यादा कठिन तथा खर्चीला है। गर्म करना आसान है लेकिन ठंडा करना बहुत खर्चीला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्रिज कितना महंगे आते हैं। आगे कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि गैस अवस्था को गर्म करने पर प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है, और ठोस अवस्था को ज़्यादा ठंडा करने से बोस-आइंस्टाइन या 5वां BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, गैस को और ज़्यादा गर्म कर दीजिएगा तो प्लाज्मा में बदल जाता है, जो तकरीबन 90% से ऊपर हमारे पूरे ब्रह्मांड में है। जितने भी स्टार्स हैं उस सभी के अंदर, सूरज के अंदर क्या है, प्लाज्मा ही है, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से। और इतना ठंडा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठोस चीज़ को अगर ठंडा करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, BEC बनेगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनेगा, यानी 5वीं अवस्था बन जाएगी। ऐसा बात ख्याल रखना है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में संबंधित परिभाषा को देखिए। तो एक शब्द है द्रव्यनांक। द्रव्यनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है ठोस पदार्थ ताप पर, मतलब ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसी को द्रव्यनांक बोलते हैं। और ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, गलना कहलाता है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलना, यही बता रहा था मैं कि जब ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो क्या करेगा, पिघल जाएगा। मान ले बर्फ को आपने गर्म किया तो पिघल गया, तो क्या बन गया, तो गल गया, हम बोलेंगे पानी बन गया। आगे अगला पॉइंट पढ़िएगा, हिमांक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्त, तो आप कहेंगे सर ये हिमांक लिखा हुआ है। तो हिमांक के बारे में कहता है फ्रीजिंग पॉइंट, जिस ताप पर द्रव को ठंडा करेंगे, द्रव पदार्थ को ठोस अवस्था में बदला जाता है। द्रव है, पहले क्या था, गौर से सुनिएगा, ठोस पदार्थ था उसको द्रव आपने कर दिया। अब द्रव को देख रहे हैं, द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है, उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी को आप डाल दिए फ्रिज में, वो गर्म ठंडा होकर और क्या बन गया, बर्फ में बदल गया, तो इसको जमना बोलते हैं। अगला है नेक्स्ट पॉइंट क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब खौलने लगना। तो जिस द्रव पदार्थ जो है गैसीय अवस्था में परिणत होते हैं उसे भाप बोलते हैं। गैसीय अवस्था में जाने लगा द्रव, उस ताप को द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, कि उस पर खौल रहा है। द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था में आना क्वथन कहलाता है। क्लियर है बात। संघनन बिंदु एक शब्द है, इसे समझिए जरा। इस संघनन बिंदु क्या है, तो कहता है जिस ताप पर गैसीय पदार्थ क्या चीज में, गौर से देखिए, गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। गैस को द्रव में आप वो करते हैं। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह में देखता होगा, एक पाइप को क्या किया जाता है, ठंडे पानी के अंदर से गुजारा जाता है। असल में वो जैसे ही वो ठंडा पानी में पाइप डाला जाता है, जो गैस जा रहा होता है वो ठंडा हो जाता है और आगे जाकर लिक्विड में तब्दील हो जाता है। तो इसको संघनन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इसे समझिए जरा। यहाँ 2 पॉइंट है कि जिस पदार्थ क्या है, कि जिस पदार्थ का हिमांक एवं गलनांक एक ही ताप बिंदु होते हैं, उस ताप बिंदु पर ठोस द्रव परस्पर तापीय समान यानी थर्मल इक्विलिब्रियम पर होते हैं। इसको समझिए जरा। कह रहा है कि किसी एक पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक ही ताप बिंदु होते हैं, मतलब उतना ही पे वो जम भी जाएगा, उतना ही पे गल भी जाएगा। तो इस ताप बिंदु को ठोस तथा द्रव परस्पर क्या है, तापीय सममेय है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी पदार्थ का क्वथन एवं संघनन बिंदु एक ही बिंदु हो, तब उस बिंदु को द्रव तथा गैस के तापीय साम्य कहा जाता है। यहाँ पे था द्रव परस्पर तापीय साम्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव एवं गैस तापीय साम्य हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं हर एक पॉइंट बताता चल रहा हूँ ताकि कोई भी स्किप ना हो पॉइंट। आप सुने रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, आपके सामने है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। अभी हमने ऊपर भौतिक वर्गीकरण किया था जिसमें रासायनिक क्रिया कुछ भी नहीं हुए थे। अब देखिए जरा,
पॉइंट कह रहा है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला है तत्व, जिसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, यौगिक है दूसरा, उसको हम लोग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तीसरा की बात करें तो मिश्रण है, जिसको मिक्सचर के नाम से जानते हैं। कहता है यौगिक के शुद्ध रूप की यदि बात करें, प्योर मैटर जिसको हम बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ यौगिक और तत्व, ये दोनों जो है, ये दोनों देखिए यहाँ से यहाँ तक बॉक्स कर रहा हूँ, यौगिक और तत्व दोनों क्या है, प्योर है, और जो मिश्रण होता है वो इम्प्योर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। कह रहा है प्रकृति का मूल पदार्थ तत्व है, यौगिक और मिश्रण क्या है, उसी तत्व के द्वारा बन जाते हैं मिलकर। तत्व के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ते ही, सब ऑलरेडी आप सारे चीज सब पढ़े हुए हैं पहले। ठीक है, बस मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तत्व के बारे में कहता है पहला पॉइंट, तत्व ऐसे पदार्थ है जिसका भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया भी जा सकता है। तो बेसिक सा डिफिनीशन हम लोग जानते ही हैं कि तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे कि हम लोग किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग परमाणु के रूप में नहीं तोड़ सकते और ना ही इसे बना सकते हैं। तो ये सब हम लोग रटे हुए पहले से ही। नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करिए। कह रहा है 2 नंबर पॉइंट कि तत्व एक ही प्रकार के कण यानी परमाणु से बना होता है। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, ये कणाद गुनी बताए थे, ये पहला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। अब तक टोटल 118 तत्व खोजा गया है। इस तत्व का गुण दूसरे तत्व से भिन्न होते हैं और इसकी अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे कहेंगे, तत्व के उदाहरण में ऑक्सीजन हो गया, सोना हो गया, पारा हो गया, लोहा हो गया, क्लोरीन हो गया। कुछ इसमें गैस है, कुछ इसमें ठोस है, कुछ इसमें द्रव है। नेक्स्ट टॉपिक पर ये बात करते हैं। कह रहा है तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला धातु है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं धातु एंड मेटल, जिसमें एग्जांपल है लोहा है, सोडियम है, चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है, ये सारा क्या है, धातु है। उसके बाद अधातु होता है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस इत्यादि। तो मेनली अधातु गैस होता है और मेनली धातु जो होता है ठोस होता है। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी है, पारा वगैरह जैसे ब्रोमीन वगैरह, ये सब लिक्विड अवस्था में रहते हैं। तो अब अगला इसको पढ़ के मैं सुना देता हूँ। धातु वाला का कहता है धातु प्रायः ठोस होता है। ठीक है, उसमें एवं विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसके अंदर से गर्मी जा सकता है और बिजली भी जा सकता है। अगला कहता है यह ठोस होता है तथा इसके विशेष प्रकार के चमक पाई जाती है, यानी इसमें लस्चर होता है। धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी मैलिएबल होता है, जिसे चोट पहुंचाने पर ये फैलेगा चादर की तरह। और तन्य होता है, यानी इसको खींचकर आप तार के तरह बना सकते हैं धातु को। आप इसे मैं इरेज करूँ जरा। हाँ, अब तक ज्ञात 180 जो है, 180 ज़्यादा धातु ही प्राप्त है। इसका सब पूरा उल्टा इसमें लिखा हुआ होगा अधातु में। करा अधातु जिसमें धातु के सामान्य गुण नहीं होते, धातु वाला गुण नहीं होते, अधातु कहलाते हैं। जैसे कि इसमें ये गैसीय अवस्था में मूलतः रहते हैं, ये तो मैंने अभी बताया ही। धातु अधातु ठोस होते हैं परंतु भंगुर होते हैं। उस पर चोट पहुंचाइएगा तो ईंटा की तरह भखर के टूटेगा। ठीक है, वो चादर नहीं बनेगा चोट पहुंचाने पर, यानी किसी चीज़ से पीटने पर। उसके बाद करें धातु उष्मा और विद्युत का अधातु जो है कुचालक होता है, यानी इसमें से ना बिजली जाता है और ना ही उष्मा जाता है, अपवाद वगैरह है उसको छोड़कर। अधातु में धातु के सामान्य चमक नहीं पाए जाते। धातु में एक विशेष चमक होता है। अगर आप लोहा हुआ कटते हुए देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चमक होगा उसमें, स्टील का बर्तन वगैरह में। स्टील धातु नहीं है, वो मिश्र धातु है, बट वो धातु से ही बना हुआ है, इसलिए मैंने बोल दिया है कि एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये इसमें एक चमक होता है, लेकिन जो अधातु तो उसमें कोई चमक नहीं होता है। आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है, ना ही इसको तार की तरह खींच सकते हैं अधातु को, और ना ही इसको चौड़ा प्लेट की तरह कर सकते हैं। अधातु की संख्या 22 है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने पहले ही बता दिया था। अब एक इसके अलावा जो है, ये तत्व को बांटा गया उप धातु में। तब मेटलॉयड इसको बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। सभी देखिए, सिलिकॉन का SI है, सिंबल याद रखना, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB और बिस्मथ का BI। ये जितने भी होते हैं इसमें दोनों गुण होते हैं, अधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे उपधातु इसीलिए नाम दिया गया है। अब आइए यौगिक पर पढ़ते हैं। यौगिक क्या होता है? तो यौगिक के बारे में बहुत अच्छा कहा जाता है कि यौगिक को हम लोग नॉर्मली यह कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिलने का तरीका क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं। अब इसका कुछ गुण है, गुण को जरूर पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में। पहला पॉइंट कहता है यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बाद होता है, बहुत अच्छी बात। दूसरा कहता है कि यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उन तत्वों को गुण यौगिक में पाया नहीं जाता है। यौगिक बन जाएगा जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, दोनों जल सकता है, मतलब हाइड्रोजन जल सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और पानी बन जाता है। और पानी का गुण क्या है? लिक्विड है, तो साफ ही बदल जाते हैं गुण। नेक्स्ट टॉपिक 3 नंबर पॉइंट को समझिए जरा। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है
कि यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये जो भौतिक विधि के द्वारा आप अलग नहीं कर सकते कभी भी, ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक विधि चाहिए, परंतु यौगिक के अवयवी तत्वों को रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चौथा कहता है यहाँ पे यौगिक के अवयवी तत्व भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में मिला होता है, यानी वजन के हिसाब से देखेंगे तो एक निश्चित अनुपात में मिला रहता है। नेक्स्ट कहता है यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित होते हैं। द्रव्यमानक और क्वथनांक हमेशा यौगिक के निश्चित होते हैं, मतलब एक निश्चित ताप पहुंचेगा तभी वो द्रव में बदलेगा या क्वथनांक यानी खोलने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है, जैसे तत्व है शुद्ध पदार्थ उसी तरह, क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात में मिला होता है भार के दृष्टि से, और तत्व शुद्ध तत्व होता है और उसी से बना हुआ होता है। यौगिक के सूक्ष्म कण अणु कहलाता है, जैसे कि तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है, उसी तरह यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहलाता है, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे कहते हैं अणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्व के सूक्ष्म कण के परमाणु के आपस में मिलने से होता है, यानी जब परमाणु एक से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसे अणु के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, यौगिक के एक सेकेंड, सातवां पॉइंट, यौगिक के रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। हमेशा यौगिक को रासायनिक सूत्र से दर्शाया जाता है। यौगिक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, सभी तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है यौगिक के उदाहरण में बात करें, जैसे जल हो गए H2O, चूना हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं जल को, अमोनियम गैस को NH3 कहा जाता है, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान दीजिए जरा, कहता है तत्वों की तरह यौगिक की संख्या भी सीमित नहीं है। यौगिक असंख्य है, तत्व का तो सीमित है 118 को, लेकिन इसका असंख्य सीमित है, मतलब इसका असंख्य है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं, अलग अलग तत्वों से मिलते हैं और नए नए तरह के अभिक्रिया करके बनाते रहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो पहला पॉइंट कहता है तत्व समान प्रकार के परमाणु से बना होता है, सही बात है। यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होगा तभी तो यौगिक का निर्माण होगा, सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ के बने होते हैं, इन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता, क्योंकि एक से बना है तो आगे दो से अधिक रूप में नहीं टूट सकता, लेकिन यौगिक एक से अधिक चीज से बना है इसलिए इसके अवयव में तोड़ा जा सकता है। 3 नंबर कहता है तत्व तथा यौगिक के रासायनिक गुण और भौतिक गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ये भी सही बात है। तत्व अलग चीज है, यौगिक अलग चीज है। अगला पॉइंट कहता है तत्व में अपरूपता यानी एलोट्रॉपिज्म की घटना पाई जाती है, जबकि यौगिक अपरूपता की प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब ये क्या है अपरूपता, ये आगे आप लोग को मिलेगा, वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, मतलब दो चीज है जो देखने में सेम होते हैं, इसे ही बोलते हैं आगे कि इसमें अपरूपता का गुण है। इसका डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है तो इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि समव्यवता आइसोमेरिज्म की घटना नहीं पाई जाती, तत्व में आइसोमेरिज्म नहीं होता लेकिन यौगिक में आइसोमेरिज्म होते हैं। तो ये क्या है आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चर पे के आधार पे होता है, तो आगे हमको मिलेगा, तो आगे हम लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि तत्वों को रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, यौगिक के रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। संकेत और सूत्र में अंतर है। संकेत जैसे कि मान लेते हैं Na से सोडियम होता है तो ये संकेत हुआ, ठीक है, और जैसे H2 हो गया तो ये सूत्र हो गया, क्योंकि एक से अधिक संकेत मिलकर सूत्र का निर्माण करते हैं। छोटी छोटी बात है लेकिन पता होनी चाहिए, बहुत बच्चों को ये सब नहीं पता रहता है। अगला कहता है तत्वों की संख्या वर्तमान में 118 है, तत्वों के आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को फोकस कीजिए। विभिन्न प्रकार के तत्वों को गुणों के आधार पर धातु अधातु में बांटा गया है, यौगिक को गुणों के आधार पर अम्ल भस्म एवं लवण में बांटा गया है। ये सब चैप्टर आगे पढ़ने को मिलेगा। अब आइए जल्दी जल्दी समझते हैं मिश्रण के बारे में। कहा जाता है मिश्रण को भी तत्व से ही मिलाकर बनाया जाता है या यौगिक से मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन इसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इतना ही प्रॉब्लम होता है कि ये जो बनावट होता है मिश्रण का, ये कोई निश्चित अनुपात में नहीं होता है, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए मिश्रण का निर्माण हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मिश्रण हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर आपके मन में आ रहा है नहीं है महत्वपूर्ण, तो आप गलत सोच रहे हैं। मिश्रण बहुत ही काम का हमारे लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दो चीज़ समझिए, एक ट्रिक के द्वारा दोनों याद हो जाएगा, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। देखिए समांग मतलब समान हो गया और विषमांग मतलब अलग अलग रह गया। तो समांग ऐसा मिश्रण होता है
जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब क्या होता है? नफरत करना, यानी इसके अलग अलग अवयव रहते हैं नफरत किए हुए, मतलब आप दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन होमोजेनियस में क्या है? होम मतलब एक हो जाना, समांगी मतलब समान हो जाना, मतलब आप दूध में पानी मिला देने के बाद जब पानी आप दूध अलग अलग नहीं देख सकते, उसी तरह समांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिल जाते हैं कि आपस में अलग अलग उसके अवयव नहीं दिखते हैं, बहुत सूक्ष्म होने के कारण यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, और इसमें वही बात लिखा गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जानिए, इसमें विलयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे शरबत यहाँ देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल में, चीनी घुला हुआ, हवा है, सभी मिश्र धातु है, पेट्रोल है, इसमें बहुत तरह के चीज़ मिले हुए, लेकिन अलग अलग अवयव नहीं दिखते हैं, तो ये सारे क्या है? समांगी है। लेकिन अब निलंबन एक होता है और एक होता है कोलाइडी, ये दोनों क्या होता है? विषमांगी होता है, जिसमें अवयव कण आपको थोड़ा बहुत दिखते हैं। जैसे कुहरा में आप देख सकते हैं कि क्या क्या रहता है। देखिए, प्रदूषित हवा में गंदगी आपको दिख जाता है, प्रदूषित जल में जब टॉर्च जलाते हैं तो गंदगी दिख जाता है, मक्खन में भी जो दूध में से निकला होता है उसमें भी बहुत चीज़ मिला हुआ दिख जाता है, घी वगैरह अलग निकाल सकते हैं, पनीर, दूध, रक्त, ये सारे चीज़ में बहुत चीज़ मिला हुआ होता है जो अलग अलग देखा जा सकता है। आगे टॉपिक कह रहा है भौतिक अवस्था, यानी ठोस द्रव गैस के आधार पर मिश्रण के विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी समझते हैं। पहला है पॉइंट, ठोस मिश्रण, दो गो ठोस मिला हुआ है, जैसे पित्तल, सोना के आभूषण, ये सब में दो गो ठोस मिला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ठोस द्रव का मिश्रण, जैसे अम्लगम, इसमें ठोस अम्लगम होता है जिसमें कि सोना को पिघलाया जाता है, मतलब सोना को कहता है साफ करेंगे और सोना का वजन घट जाता है, तो अम्लगम उसी में होता है, तो ठोस द्रव में मिल जाता है। और जल में घुला हुआ ग्लूकोन डी पीते हैं ना, तो घोर देते वो वाला। नेक्स्ट कह रहा है ठोस में गैस मिला हुआ, तो धुआं हो गया पहला। ठोस गैस का मिश्रण, ठोस का कण में मतलब कि कार्बन के कण जो होते हैं काला काला, वो हवा में मिले हुए रहता है, गैस में मिला हुआ रहता है। खेती योग्य भूमि की मिट्टी में भी बहुत सारा मिट्टी में गैस भरा हुआ रहता है, मतलब मिला हुआ रहता है अंदर। द्रव का मिश्रण, ये तो हम लोग जानते हैं, शराब और पानी का मिश्रण कर सकते हैं, मतलब शराब और अल्कोहल वगैरह का, पेट्रोल डीजल दोनों को मिला दो आपस में। फिर करा आगे द्रव गैस का मिश्रण, द्रव में गैस, तो पानी में ऑक्सीजन रहता है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जो गला को लगते हैं पीने में, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाले रहते हैं, तो क्या लिक्विड के अंदर गैस रहता है। नेक्स्ट है गैस मिश्रण, सबसे लास्ट, तो हवा हो गया, इसमें बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन और हीलियम, ये सब मिश्रण हो गया। आसानी से आप समझ गया, आपको भारी नहीं लगने देंगे दोस्त, इस विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखेंगे ना, बहुत कुछ आप हासिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आसवन, यानी जिसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि है। एक विधि के बारे में चर्चा किया जा रहा है, जिसमें कि क्या है, मिश्रण के अवयव को कैसे अलग करें। कोई कह दे तो पहला है आसवन, डिस्टिलेशन बोलते हैं, तो जल्दी से इसको समझिए। आसवन विधि में द्रव को गर्म करके ऊष्मा में बदला जाता है, ठीक है। उसके बाद बाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव को प्राप्त कर लिया जाता है। आसवन विधि के द्वारा ठोस, ध्यान रखिएगा, ठोस द्रव मिश्रण से ठोस तथा द्रव को अलग किया जाता है। यही लाइन मेन है बस, और कुछ नहीं। कि आपसे पूछेगा आसवन में किसका अलग करते हैं हम लोग, तो ठोस और द्रव का मिश्रण होता है, उसमें से ठोस अलग और द्रव को अलग किया जाता है, इसको आसवन बोलते हैं। कहता है आसवन विधि में वाष्पीकरण, इसके बाद संघनन किया जाता है। पहले वाष्पीकरण किया जाता है, फिर संघनन किया जाता है। वाष्पीकरण में गैस में बदला जाता है, और बाद में उस गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदला जाता है, उसे संघनन बोलते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा है वो बात यहाँ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बॉक्स कर रहा हूँ, उसे देखिए जरा, कि आसवन विधि द्वारा वैसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके अवयवों के क्वथनांक का अंतर कम से कम 25 डिग्री का हो, मतलब दो चीज़ मिला हुआ है, एक ठोस और एक द्रव है, उसके बीच का जो टेम्परेचर का अंतर होता है वो 25 डिग्री का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है टॉपिक, ये लास्ट वाला, कि पीने वाले जल में आसूत जल यानी डिस्टिलेट आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से पीने वाले जल प्राप्त किया जाता है, ये भी देख रहे हैं, आसान तरीका है। आगे कहता है प्रभाजी आसवन, इसको समझिए, ये कौन सा विधि है, तो इसमें कहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि के उपयोग 2 या 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा मैं बॉक्स कर रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक द्रव पदार्थों के मिश्रण को अवयव को अलग करना। 2 या 2 से अधिक क्या है, द्रव को आपस में अलग किया जा रहा है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक द्रव को, ध्यान रखिएगा, अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा जो मिश्रण के अवयव होते हैं उसे अलग किया जाता है। द्रव में क्वथनांक का अंतर बहुत कम होता है, उस समय ऐसा किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, नीचे आइए, ये पॉइंट को देख लीजिए। पेट्रोल के विभिन्न अवयव, जैसे पेट्रोलियम में क्या क्या रहता है, पेट्रोल निकलता है, उसके बाद डीजल निकलता है, किरोसिन निकलता है। वायु के विभिन्न अवयव जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रभाजी श्रवण द्वारा आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ करा प्रवाजी आसवन विधि भिन्न भिन्न द्रवों के उनके क्वथनांक के अनुसार अलग करता है। निम्न क्वथनांक वाले द्रव सबसे पहले आएगा और उच्च क्वथनांक वाले बाद में अलग होता है। एल्कोहल जल मिश्रण को आगे कर रहा है, एसीटोन जल मिश्रण को, एल्कोहल एसीटोन मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये सब नाम देगा और बोलेगा किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो आप कहिएगा प्रभाजी श्रम विधि से। एक और टॉपिक को देखिए, बढ़िया सा टॉपिक आया है, यह ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे ना तो गैसीय अवस्था में बदलता है, इसको सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वपातन ठोस है, गर्म किया, गैसीय अवस्था में बदल गया तो सब्लिमेशन। अच्छा, एक और बात करता है, गैस की अवस्था उल्टा हो गया, गैस को ठंडा करके ठोस कर रहे हैं तो इसको रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं, मतलब उल्टा कर देना उसका। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल जानना जरूरी है। मोस्ट चीज़ तो एग्जाम्पल है प्रमुख ऊर्ध्वपाती पदार्थ, जैसे सूखा बर्फ हो गया, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जब ठोस होता है व्हाइट रंग का बहुत एकदम रहता है, उसे सूखा बर्फ बोलते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां जिसको हम लोग कारगोली के नाम से जानते हैं, कपड़ा वगैरह में हम लोग रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे। कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, कैफीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सभी क्या होता है गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलते हैं या ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं। यानी कि अगर आप कपूर को रख दिया तो कुछ देर उड़ जाएगा और वहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो लिक्विड में आया तो लिक्विड में आया ही नहीं, डायरेक्ट गैस में बदल गया। अच्छा, एक और टॉप लाइन यहाँ पे रह गया, इसको देखिए जरा। ये पॉइंट कहता है कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा वैसे मिश्रणों के अवयवों को पृथक किया जाता है जिसके अवयव को ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, जैसे साधारण नमक और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण। अगर मान लें सोडियम क्लोराइड साधारण नमक में मिल गया तो ये विधि अपना दीजिए और अलग कर लीजिए। एक और विधि है, सारे विधि आप देखेंगे तो 9th और 10th के बुक में मौजूद है। क्रोमेटोग्राफी करा ऐसे मिश्रण जिसमें दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि ऐसे मिश्रण इसमें दो या दो से अधिक ठोस विलय अत्यंत कम मात्रा में एक दूसरे में मिले होते हैं, विलायक सॉल्वेंट में घुला होता है, वे अवयव को क्रोमेटोग्राफी तरीका से अलग करते हैं। इसका सबसे अच्छा से एग्जाम्पल देखिए, तभी से जाके समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, स्याही, इंक के अंदर बहुत तरह के ठोस पदार्थ मिले हुए होते हैं, उसको अलग करने का ये विधि होता है, लेकिन उसके कण बहुत छोटे होते हैं। जैसे इसको देखिए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि विभिन्न ठोस विलय एक विलायक में मतलब किसी लिक्विड में घुले हैं, परंतु उनके विलयता भिन्न भिन्न होते हैं। मान लिया जाए ऐसा हुआ कि कोई लिक्विड है, उसके अंदर कई तरह के ठोस पदार्थ मिले हुए हैं, तो उसको अलग करने का ये विधि होता है। मेनली स्याही के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, या सूक्ष्म कणों को अलग करने के लिए होता है। एक और टॉपिक है जिसको निथारना बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। थिराना विधि ठोस, अभी ये भी बॉक्स कर रहा हूँ जरा, इसको देखिए, ठोस द्रव मिश्रण के लिए होता है। ठोस है और द्रव के मिश्रण के अवयव को अलग करने के लिए विधि होता है। ऐसे द्रव जिसमें अवयव ठोस पदार्थ मिले हो तो कुछ समय तक एक बर्तन में स्थिर रखने पर ठोस पदार्थ नीचे बर्तन पेंदी में बैठ जाता है, ऊपर में लिक्विड रह जाता है, उसको हम लोग धीरे से तलछट में ऊपर से ऐसे तिरछा करके गिरा लेते हैं और नीचे तलछट में सेडिमेंट बच जाता है जो भी ठोस होता है। नदी के गंदे जल को ऐसे ही करके साफ किया जाता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक और देखिए जरा, क्या दिया गया है, प्रमुख मिश्रण तथा इसके अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया। जैसे प्रदूषित जल का शुद्धिकरण अगर करना हो, करा नदी, तालाब, झील इत्यादि से जल पीने योग्य नहीं होता है, उसको साफ करने के लिए हम लोग को एक प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। सबसे पहले नदी के तालाब के जल को थिराना यानी टंकी में डाला जाता है, जिसमें कि उसके बड़े बड़े कण बैठ जाते हैं और पोटास एलम यानी फिटकिरी मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्वच्छ जल जो होते हैं एक दूसरे टंकी में फिल्टर करके बाहर निकाल लिया जाता है और गंदगी वहीं पे रह जाते हैं। फिल्ट्रेशन टैंक जो होता है जिसमें महीन बालू, कंकर, पत्थर ये सब से गुजारा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म गंदगी भी अलग हो जाता है। नेक्स्ट करा, फिल्ट्रेशन टैंक से प्राप्त जल में क्लोरीन या विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है, जिससे जल साफ हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है, और ऐसे करके हम लोग को पानी पीने योग्य आता है। एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग बारूद के अवयव को अलग करना। तो सबसे पहले यानी इसमें पोटास नाइट्रेट रहता है, KNO3, जिसको सोरा बोलते हैं, गंधक रहता है और चारकोल रहता है। तो इसको अलग करने का विधि है, क्या क्या करेंगे प्रोसेस उसको देखिए। पहले सबसे पहले बारूद को जल में घुलाया जाता है, पानी में घुला दिया, इसके बाद सोरा जो होता है पानी में ही घुला रह जाता है। सल्फर तथा चारकोल नहीं घुलते हैं, चारकोल तथा सल्फर को छान कर अलग कर लिया जाता है। शेष जल सोरा के विलयन का वाष्पीकरण द्वारा सोरा अलग कर लिया जाता है, पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है, लास्ट में सोरा बच जाता है। अच्छा, एक और चीज़ तो बच गया जिसमें से चारकोल और सल्फर एक जगह आ गया, तो उसको क्या करते हैं, गंधक तथा चारकोल के मिश्रण को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घुलाते हैं, जिसको CS2 बोलते हैं। गंधक घुल जाता है और CS2 बन जाता है, परंतु चारकोल नहीं घुल पाता है, इसीलिए इसको अलग कर लेते हैं और बाद में वाष्पीकरण द्वारा गंधक अलग कर लिया जाता है। तो ये तरीका है, ये तरीका तो नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी दिया हुआ था, पढ़ लिए हैं। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, तो मैं यौगिक तथा मिश्रण में अंदर
बहुत आसान है, इसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसे बॉक्स कर दिया हूँ। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करिए इसका और इसे अच्छे से क्या करेंगे, आप एक बार पढ़ लेंगे। जो भी ऊपर आपने टॉपिक पढ़ा है वही दिया हुआ है। और आज के क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ। फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में टोटल फर्स्ट चैप्टर के जितने एमसीक्यूज होंगे 100+ एमसीक्यूज अप्रॉक्सली है, सारे एमसीक्यूज देख लेंगे। इसके अलावा पदार्थ से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी भी एग्जाम में। आप निश्चिंत रहे, चाहे आप सीजीएल लेवल तक का एग्जाम का तैयारी क्यों ना करते हो। तो चलिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चैनल पर जाकर और भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं अदर सब्जेक्ट के, उसे भी आप देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।